मुज़फ़्फ़रगढ़ में जो पाकिस्तान में वैराइटीज़ हैं वो तकरीबन सारी ही पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो काश्त है वो मौसमी चौसा है, समर बेस चौसा, फिर सिंदड़ी काफ़ी सारा काश्त है, लेट चौसा, सफ़ेद चौसा जिसको गोल्डन भी कहते हैं वो काश्त हैं। इसके अलावा सरोली है, लंगड़ा है, अपना दुशहरी है, अनवर लटोर है, मौसमी चौसा जिसको कहते हैं। एक तो ये 50% से ज़्यादा रकबे पे लगी हुई है पंजाब में। तो ये एक साल फल उठाता है, अगले साल ये होता है कि ये वारे पे चला जाता है। हमने अगर आम से पैसे कमाने हैं तो हमें क्वालिटी पे जाना पड़ेगा। क्वालिटी के लिए फिर हमें पोटाश भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, फिर जिंक भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, सल्फ़र भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो हमारा मुज़फ़्फ़रगढ़ में इदारे शुमारियात है ना, उसके मुताबिक 67,500 एकड़ पे इस वक्त आम काश्त हैं। उसमें 3 मेन वैरायटियाँ हैं। जब ये फुल खिला होगा फिर हम इस पे एक बीमारी आती है पाउडरी मिल्ड्यू, वो सफ़ेद रंग का ऐसे सफूफ सा होता है, वो बोर पे आता है, वो बड़ी ख़तरनाक होती है। अगर वो ज़िम्मेदार ये इंतज़ार करते रहे कि वो आएगा तो मैं स्प्रे करूँगा, तो उसका 50% ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है। अंदर बाहर स्प्रे करें ताकि उसके हमले से बचा जा सके और फल की क्वालिटी को बचाया जा सके और ज़्यादा मुनाफा हासिल किया जा सके। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल मुजफ्फरगढ़ से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, आज हम आपको लेकर आए हैं मुजफ्फरगढ़ के मशहूर आमों के बागात में, जहां पर आमों के दरख्तों पर बूर आना जो है वो शुरू हो गया है और इसके बाद फल बनने का प्रोसेस शुरू होगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुजफ्फरगढ़ के सीनियर एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट जनाब फ़रूक अहमद साहब। इनसे हम बात करते हैं कि आमों का जो फल लगता है वो किस मौसम में लगना शुरू होता है, बूर जब लगता है तो कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं, किस मौसम में ये फल कलेक्ट किया जाता है और किस मौसम में बारिश जो है वो इस फल के लिए बहुत ज़रूरी है, और क्या वजह है कि गुज़िश्ता कई सालों में क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आम की फसल है उसमें नुमायाँ कमी जो है वो हमें देखने को मिल रही है। तो आइए ये सब बातें हम जानते हैं जनाब फ़रूक अहमद साहब से बात करके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुछ अरसे से ये भी हमने देखा है, लाइक 2021 में कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी थी कि 1.8 मिलियन टन जो है वो फसल थी आमों की, जो 2022 में बिल्कुल 50% कम हो गई। तो ये क्या वजह है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आम की फसल क्यों कम हो रही है? क्लाइमेट चेंज की वजह से भी असर पड़ता है, लेकिन आम के बागात में एक फल आवरी उसको कहते हैं कि अल्टरनेट बेरिंग होती है। एक साल पौधा फल उठाता है और एक साल नहीं उठाता। तो उस वजह से जो आप कह रहे हैं ना 1.8 मिलियन टन, तो ये ऑन ईयर था जिसमें बागात ने फल उठाया था, फिर उसके बाद ऑफ ईयर आ जाता है। अच्छा, ये ऐसे होता है कि एक साल फल ज़्यादा आता है, दूसरे साल नहीं आता? जी, कुछ वैराइटीज़ हैं जिसमें हमारे अगर इधर पंजाब में देखा जाए ना, मौसमी चौसा, समर बहस चौसा ज़्यादा काश्त है। अच्छा, ये भी होता है कि एक साल फल जो है वो ज़्यादा आता है और दूसरे साल ऑटोमेटिकली उसकी निस्फ आता है? जी, बिल्कुल ऐसा होता है। ख़ासकर ये समर बहस जो वैरायटी है ना हमारी, मौसमी चौसा जिसको कहते हैं, एक तो ये 50% से ज़्यादा रकबे पे लगी हुई है पंजाब में। तो ये एक साल फल उठाता है, अगले साल ये होता है कि ये वारे पे चला जाता है। उसमें कुछ प्रैक्टिसेस की जो है ना वो मिसमैनेजमेंट होती है, वैसे ये होता नहीं है। इसमें ये होता है कि अगर ये अपनी जो नई फ्लश निकालता है, जो नई मंजिल निकालता है, अगर वो उसकी उम्र 6 महीने से कम हो, तो फिर ये फल नहीं निकालता अगले साल। अगर उसकी उम्र 6 महीने पूरी हो तो फिर ये फल निकालेगा। अब होता ये है कि अगर हमें पता है कि इस पौधे ने इस साल फल ज़्यादा उठाया है, तो हमें चाहिए कि उसकी बर्दाश्त उस साल ज़रा जल्दी कर ले। जैसे ही वो पकता है उसकी जल्दी कर ले और उसके बाद फ़ौरन उसको खादें दे दें। उसमें फास्फोरस है, पोटाश है, नाइट्रोजन है, जो खादें हैं उसको फ़ौरन दे दें ताकि वो जल्द अज़ जल्द अपनी शाखें निकाले और उनकी उम्र फरवरी आने तक या मार्च आने तक 6 महीने पूरी हो जाए। अगर उसने शाखें सितंबर में जाके निकाली हैं या अक्टूबर में जाके निकाली हैं, जैसे टेम्परेचर आजकल आगे बढ़ता जा रहा है गर्मी का ड्यूरेशन, तो फिर वो अगले साल अल्टरनेट बेरिंग पे चला जाता है, वो फल नहीं उठाता। एक तो इसकी वजह ये है, और दूसरा जैसे आप कह रहे थे क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज का भी इसमें कोई वो नहीं है कि इसमें हिस्सा है। अब जैसे इस वक्त बारिशें हो रही है तो इस वक्त आम के पौधे को बारिशों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बोर निकाल रहा है, वो फ्लावरिंग पे आ रहा है। अगर इस वक्त मौसम नमी वाला हो जाता है, जैसे अब सूरज निकला हुआ है, तो बीमारी के आने का खदशा होता है। इस वक्त वैसे हमें जो रिपोर्टेड है ज़िम्मेदारों से भी, हमने भी बागात में देखा है कि उसका जो निकला हुआ बूर है वो कुछ काला हो रहा है, ब्लॉसम ब्लाइट का अटैक हो गया है। तो मैं ज़िम्मेदार भाइयों को ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो बागबान हजरात हैं वो इस टाइम फ़ौरन स्प्रे करें। इसके अलावा हमने देखा है कि बागात में बूर की जो मक्खी है, मैंगो मिज, उसका भी हमला देखने में आया है। तो इसके लिए मैं ज़िम्मेदार भाइयों से, बागबान हजरात से रिक्वेस्ट करूँगा
कि आप बाइफेंथ्रीन 100 मिलीलीटर 100 लीटर पानी में, ये मैंगो मिर्च के लिए और तेले के लिए, और इसके साथ पैराक्लास्ट्राबिन जमा ट्यूबाकोनाजोल, ये 50 सीसी 100 लीटर पानी में, ये दोनों को मिक्स करके फौरी तौर पर अच्छी तरह स्प्रे करें, पौधे के चारों तरफ अंदर बाहर करके स्प्रे करें, ताकि अगर कोई बीमारी का खदशा हो तो वो ख़त्म हो जाए और आगे निकलने वाला बोर सेहतमंद हो, और उससे फिर जो है ना वो फूल से फल बने। अच्छा, ये जितने भी आपने स्प्रे के नाम बताए हैं, ये ब्लूजम, वाइट ब्लूजम से बचने के लिए? नहीं, ये ब्लॉसम ब्लाइट के लिए है। आगे हम आप चलेंगे ना थोड़ा सा आगे, ऐसे 8 से 20 दिन बाद जब ये फुल खिला होगा, फिर हम इस पे एक बीमारी आती है पाउडरी मिल्ड्यू, वो सफ़ेद रंग का ऐसे सफूफ सा होता है, वो बोर पे आता है, वो बड़ी ख़तरनाक होती है। अगर वो ज़िम्मेदार ये इंतज़ार करता रहे कि वो आएगा तो मैं स्प्रे करूँगा, तो उसका 50% ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है। तो बेहतर यही है कि उसके लिए फिर आप जो है ना फौरी तौर पर जैसे ही ये 20-25 मार्च क्रॉस करते हैं, फूल खिल जाते हैं, तो उसका पाउडरी का स्प्रे आप कर दें। अच्छा सर, मुजफ्फरगढ़ में किस किस वैरायटी के या किस किस किस्म के या नस्ल के आम जो यहाँ पर पाए जाते हैं, काश्त किए जाते हैं? मुजफ्फरगढ़ में जो पाकिस्तान में वैरायटीज़ हैं वो तकरीबन सारी ही पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो काश्त है वो मौसमी चौंसा है, समर बहस चौंसा, फिर सिंदड़ी काफ़ी सारा काश्त है, लेट चौंसा, सफ़ेद चौंसा जिसको गोल्डन भी कहते हैं, वो काश्त हैं। इसके अलावा सरोली है, लंगड़ा है, अपना दुशहरी है, अनवर लटोर है। ये इकसाम जो अर्ली इकसाम है, जो अगेती इकसाम है, वो भी सारी पाई जाती हैं। लेट इकसाम में एक हमारे पास एक बहुत अच्छी वैरायटी है रट्टे वाला, उसका एक्सपोर्ट रेट बहुत मिलता है, वो भी है। देसी इकसाम में हैदर शाह है, वो भी बड़ा अच्छा रेट दे जाता है, वो आखिर में जाके पकता है लेट चौंसे के साथ। हम ये देखते हैं कि माहौलियाती जो तब्दीली का एक पूरी दुनिया में चर्चा है, उसकी वजह से बारिशों का जो टाइम पीरियड है वो आगे होता जा रहा है। जो पहले दिसंबर में होती थी, इस दफ़ा हमने देखा मार्च में हो रही हैं। तो इस माहौलियाती तब्दीली से बचने के लिए या आम की फसल को बचाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की बेशतर एक्सपोर्ट्स जो हैं वो आम के हवाले से भी हैं, तो क्या लाहे अमल आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले जो है वो अपना रहे हैं? देखिए, मौसम को तो हम चेंज नहीं कर सकते, अब उसके मुताबिक हम अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अब अभी की मिसाल ले लें, अब जैसे बोर काला होना शुरू हो गया, इस पर ब्लॉसम ब्लाइट का अटैक हो गया है, तो बागबान हजरात को चाहिए कि फौरी तौर पर स्प्रे करें, एंटी फंगस जो है फफूंदी को स्प्रे करें, ताकि इसके जो बीमारी आ गई है या जो अभी आएगी उसको ख़त्म किया जा सके और सेहतमंद बोर निकले। बाकी बारिशों की जो बात हो रही है वो आपकी बात ठीक है। अभी पिछले साल देखें, ये अगस्त में जो बारिशें हुई हैं, उन्होंने मैंगो इंडस्ट्री का बट्ठा बिठा दिया है। अच्छा, बिल्कुल ज़िम्मेदार और व्यापारी हजरात जो हैं वो बिल्कुल नुकसान में चले गए हैं। आम का रेट था 6,500 रुपये मन, 7,000 रुपये मन, लेकिन बारिशों की वजह से जब सफ़ेद लेट आम की क्वालिटी ख़राब हुई है तो वो 2,000 रुपये बिका है। 100% से भी ज़्यादा नुकसान हुआ है पिछले साल बारिशों की वजह से। अभी मैं ज़िम्मेदार भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर इस साल अगस्त में बारिशें होती हैं तो आप 1 अगस्त को अगर अपने लेट को आगे ले जाना है, सितंबर तक या अक्टूबर तक लेट चौंसे को ले जाना है, तो आप 1 अगस्त को एक स्प्रे करें एंटी फंगस का, और उसके साथ स्केल का भी स्प्रे करें। स्केल भी जो है वो लेट चौंसे की क्वालिटी को ख़राब करता है, उसके आम को पत्तों पे भी आती है लेकिन आम को भी शदीद नुकसान पहुंचाती है। फिर उसके बाद आप 1 महीने के बाद फिर एक रिपीट स्प्रे करें, ताकि कोई मसला आए तो साफ़ सुथरा क्वालिटी वाला आम हो। ये आम हमारा जाना है बाहर के मुल्कों में, गल्फ़ कंट्रीज़ में जाता है, सऊदी अरब में जाता है, दुबई में जाता है, ईरान में जाता है और मुल्कों में जाता है ट्रीट होके। तो वहाँ जब कंसाइनमेंट खुलती है, अगर आम उसमें गला हुआ हो या उस पे उसकी स्किन पे निशानात हों, तो वो तो पूरी कंसाइनमेंट वापस हो जाती है। उसमें एक्सपोर्टर हजरात हैं उनको लॉस होता है। अल्टीमेटली फिर क्या होता है, वो अगले कंसाइनमेंट नहीं लेते, वो फिर ज़िम्मेदारों को भी होता है, उसमें व्यापारी है, वो जितने इस चेन में स्टेक होल्डर हैं आम के, वो सबको ही नुकसान होता है, और पिछले साल सबको ही नुकसान हुआ है। इसका मतलब है कि आप मुख्तलिफ स्प्रे, एंटी फंगस स्प्रे करके ये जो माहौलियाती बदलाव की वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उनसे बचा जा सकता है। बिल्कुल उनसे बचा जा सकता है। और माहौलियाती बदलाव जो है ना वो 2 किस्म का होता है। एक तो या तो ज़्यादा सर्दी पड़ गई, या ज़्यादा बारिशें हो गई, या ज़्यादा गर्मी पड़ गई। अब या वक्त पे बारिशें ना हुई या बेवक्त की बारिशें हो गई, या वक्त पे बारिशें ना हो, तो उसमें ये होता है कि हम फिर ज़िम्मेदार को रिकमेंड करते हैं कि आप पोटाश खाद इस्तेमाल करें आम में। पोटाश खाद जो है वो आम से जो ट्रांसपायरेशन होती है, आम के पत्तों पे ना मसाम होते हैं जहाँ से पानी ऊपर निकलता है, उसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं हम। वो जो मसाम है वो पोटाश
कंट्रोल करती है उनकी ओपनिंग को और क्लोजिंग को। बिल फर्ज अगर बारिशें नहीं हुई, गर्मी सख्त हो गई है, दर्ज हरारत 45 से ऊपर चला गया है, तो अगर आपने अपने आम को पोटाश दी हुई है, अपने बाग को पोटाश दी हुई है, तो वो मसाम बंद रखेंगे और पौधे के अंदर पानी ठहरेगा। उससे आम का साइज़ भी बेहतर होगा, गिरेगा भी नहीं, उसका कलर भी अच्छा होगा, उसका वज़न भी बनेगा। लेकिन अगर आपने पोटाश नहीं दी तो उसके मसाम फिर अपनी मर्ज़ी से खुलेंगे, बंद होंगे। फिर उसके बाद आपका केरा भी ज़्यादा हो जाएगा, आपके फल का साइज़ भी नहीं बनेगा, उसकी क्वालिटी भी नहीं होगी। अल्टीमेटली क्या होगा, आप अगर अपनी मकामी मंडी में भी बेचेंगे तो वो दोम के हिसाब से बिकेगा, अव्वल पेटी का रेट नहीं लगेगा। अगर आपने बाहर भेजना है तो फिर भी नुकसान होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे जैसे मौसम बदलाव हो रहा है उसके मुताबिक हम अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते जाएं। अगर बारिशें हो रही हैं तो हम उसमें फंगस के और कीड़ों के स्प्रे करें। अगर गर्मी बढ़ गई है, शदीद गर्मी हो गई है, बारिशें नहीं हो रही, तो फिर अपना पोटाश दें अपने बागात को, ताकि हम उसकी बेहतरीन क्वालिटी हासिल कर सकें। आने वाला जो दौर है वो क्वांटिटी का नहीं है भाई। ये जो हमारे ज़िम्मेदार भाई हैं ये जहन में बिठा लें, हमने अगर आम से पैसे कमाने हैं तो हमें क्वालिटी पे जाना पड़ेगा। क्वालिटी के लिए फिर हमें पोटाश भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, फिर जिंक भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, सल्फ़र भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर वो तमाम चीज़ें जो हैं उसकी प्रूनिंग भी करनी पड़ेगी, ताकि जो लाइट है वो पौधे के तमाम हिस्सों तक पहुँचे और नीचे भी जाए। अच्छा, ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, मैं बार बार क्लाइमेट चेंज को इसलिए रेफर कर रहा हूँ क्योंकि क्लाइमेट चेंज ने इस खित्ते को बहुत ज़्यादा मुतासर किया, खासकर मुजफ्फरगढ़ को। तो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो तो मेरे ख्याल में आम के दरख्तों के लिए मुफीद होता होगा। नहीं जी, हम इसको मुफीद नहीं कह सकते। अब जो मौसमी चौंसा है, समर बहज चौंसा, या जो सिंदड़ी है, सिंदड़ी का तो खैर मैं नहीं कहता, मौसमी चौंसा कुछ हद तक बर्दाश्त कर जाता है। अब जैसे ये दिन ढल रहा है, गर्मियों में जुलाई अगस्त में अब जैसे ये टेम्परेचर बढ़ता है खासकर मई में, उस वक्त आम का साइज इतना होता है। लेट चौंसा जो है ना वो मोस्ट वुल्नरेबल है हाई टेम्परेचर। यूँ समझ लें, हम इसको कहते हैं जैसे ब्रॉयलर मुर्गी नहीं होती, इसमें कुव्वत मुदाफ़ियत नहीं होती। अब जो लेट चौंसा के जो आम के ढलती साइड की तरफ है, सूरज की ढलती साइड जाने में, वो सारे ख़राब हो जाते हैं, उनको चमोटा लग जाता है, गल जाते हैं, फिर गिर जाते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए हम उसको फिर कंट्रोल भी नहीं कर सकते। उसका फिर वाहिद हल यही है कि हम टाइम पर उसकी आबपाशी करें बाग की और उसको पोटाश दें, ताकि उसके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो और कुछ ना कुछ वो सर्वाइव कर जाए। और दूसरी बात जो देखने में आती है कि जहाँ से सूरज चढ़ रहा है वहाँ आम का साइज़ उस साइड पे ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। जहाँ पे सूरज गुरूब हो रहा है उस साइड पे आम का साइज़ छोटा होता है और उधर नुकसान भी ज़्यादा होता है। मैंने आपको बताऊं कि दर्जा हरारत जो है ना, ये एक होता है मैक्सिमम मिनिमम। ये कब देखा जाता है, ये दिन का दर्जा हरारत जो है ना वो 4 बजे शाम को मापते हैं। जो मैक्सिमम होता है ना वो 4 बजे होता है। 4 बजे के बाद दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाता है। और जो हम मिनिमम दर्जा हरारत देंगे, सबसे कम दर्जा, जैसे कोहरे पड़ते हैं, तो वो सुबह 7 बजे का टाइम होता है। सुबह 7 बजे जो है वो उसका मिनिमम दर्जा हरारत लेते हैं, ना कि रात को 12 बजे। तो 4 बजे जैसे धूप पड़ रही होती है तो उस वक्त जो है ना उसको पौधे को कुव्वत मुदाफ़ियत चाहिए। मैं ज़िम्मेदार भाइयों से कहता हूँ कि खाद जो आम की है वो फ़ी एकड़ के हिसाब से नहीं होती, वो फ़ी पौधा के हिसाब से होती है। तो 2 किलो पोटाश, अभी जैसे फ्लावरिंग हो रही है, 2 किलो पोटाश फ़ी पौधा खाद लाजमी दें। इससे आप क्या होगा कि आपका आम का फल ज़्यादा बनेगा, फूल से फल ज़्यादा बनेगा। फिर उसके बाद केरा शुरू हो जाता है, जिसको इधर हमारी लोकल ज़बान में 40वां भी कहते हैं जी, 40वां लग गया है। अब ज़ाहिर है एक फूल पे 5000 6000 एक टहने पे 5000 6000 फूल होते हैं। अब उसमें से 0.5 भी फल बन जाए वो भी बहुत ज़्यादा है। और उसमें सिर्फ 2 आम आखिर तक रह जाए जिसको हम तोड़ते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पैदावार गर्दानी जाती है। ठीक है, सही। तो जी जी। अच्छा, ये एक अगर हम दरख्त की बात करें, जिस तरह हमारे पीछे भी एक दरख्त मौजूद है, हाँ। एक दरख्त कितना को फल दे जाता है? मैं इसको ज़रा क्वांटिफाई करना चाहता हूँ, जो हमारे नाज़रीन नहीं जानते हैं आम की फसल के बारे में, कि एक पौधा कितना फल दे जाता है, कितना मुनाफा दे जाता है किसान को? एक तो ये मुनाफे की बात और है, क्वांटिटी की बात और है। फल कितना देते हैं और मुनाफा कितना, ये 2 अलग चीज़ें हैं। अगर आपका पौधा दुशहरी का है, मालदे का है, लंगड़े का है, वो पेटी बिकती है 500 600 700 रुपए में, उसमें उसका खर्चा भी होता है। अगर वही आपका आम का पौधा सिंदड़ी का है, वही आपका लेट चौंसे का, वो पेटी बिकती है 1500 में 1800 में।
तो आम का जो पौधा है वो अमूमन जो है ना, उसको अगर 20 साल से ऊपर उसकी उम्र है तो कम से कम उसकी 40 पेटी आनी चाहिए, 40 से 50 पेटी 60 पेटी आनी चाहिए। बाकी साहब खुद लगा लें। बाकी आप हिसाब उसका प्रॉफिट आप खुद बना लें। अच्छा, मुजफ्फरगढ़ में कितने एरिया पर आम जो है वो काश्त हो रहा है, और ये भी थोड़ा बताएं कि कब से आम की काश्त यहाँ मुजफ्फरगढ़ में शुरू हुई थी? और ये तो जी बड़ी पुरानी है, मुगलों के दौर से है। हाँ, मुगलों के दौर से है। तो इस वक्त जो हमारा एरिया है वो तकरीबन 67,500 एकड़ है। जिस पे आम काश्त होती है। जो हमारा मुजफ्फरगढ़ में इदारे शुमारियात है ना, उसके मुताबिक 67,500 एकड़ पे इस वक्त आम काश्त हैं। उसमें 3 मेन वैरायटियाँ हैं। सबसे ज़्यादा समर बहस चौंसा है, मौसमी चौंसा है, फिर उसके बाद सिंधड़ी है, फिर उसके बाद लेट है। अच्छा, जो बीमारियां आपने बताई तिल्ला वगैरह और ये फंगस और ये जो बारिश की वजह से होती हैं, इसके अलावा भी कोई बीमारियां हैं जो आम के पौधों पे लग जाती जी हैं? बिल्कुल, इसके अलावा बीमारियां हैं। कौन कौन सी? अभी ये मई में जाके ना इसको एक नई बीमारी लगी है, वो उसको फल का गुड़मा कहते हैं, अमेरिकन सुंडी लगती है। वो जो 2 आम ऐसे साथ लगे हुए हैं ना एक दूसरे के, वो उनके अंदर जाके ना वो पैवस्त हो जाती है। वो बड़ा वो एक्सपोर्ट, मतलब वो फल पे जो लगता है वो दोनों आम ख़त्म हो जाते हैं। ये खासकर गुच्छे जो लगते हैं, जहाँ पे गुच्छों की सूरत में आम लगता है ना, वो आती कहाँ से वो? उसके परवाने अंडे देते हैं। वो तो परवाने मौजूद होते हैं, परवाना आके अंडा देता है आम में, वहीं से फिर उसका वो सुंडी बन जाती है, फिर कीड़ा बन जाता है, फिर वो आम की क्वालिटी ख़राब कर देता है। वो अपनी मकामी मार्केट के काबिल भी नहीं रहता। एक्सपोर्ट तो बहुत दूर की बात है। उस पे भी स्प्रे करना पड़ता है? उस पर भी स्प्रे करना पड़ता है। उसके लिए मैं ज़िम्मेदार भाइयों को कहूँगा कि 15 मई से ना 25 मई के दौरान आप एमामेक्टेंट जो है वो 100 मिलीलीटर एमामेक्टेंट 100 लीटर पानी में हर सूरत स्प्रे करें, अंदर बाहर स्प्रे करें, ताकि उसके हमले से बचा जा सके और फल की क्वालिटी को बचाया जा सके और ज़्यादा मुनाफा हासिल किया जा सके। अच्छा, इतने स्प्रे आपने बता दिए, ये सारे स्प्रे हर मौसम में करने के बावजूद ये तो जो हम आम खाते हैं ये तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और स्प्रे, ये भी इंसानों में बीमारी नहीं बनाते होंगे? ये हमारे इलाके में तो कुछ भी नहीं होते स्प्रे। मैं आपको ब्राज़ील की बात सुनाऊं, वहाँ से 12-15 स्प्रे होते हैं। उनका तो सारा साल बारिशें चलती रहती हैं। हमें तो मौसम अल्लाह ताला ने ऐसा दिया हुआ है कि वो जो आम को फेवर कर रहा है, गर्मियों में आता है, तो हम क्या करेंगे, एक स्प्रे अभी हो जाएगा, एक आगे जाके होगा अपना ये 20-25 मार्च के बाद, और एक उसका हो जाएगा। ये 3 स्प्रे होंगे। बाकी है आगे की बात, जब आप फल बर्दाश्त करेंगे अगस्त के बाद, वो अगर आप चाहें तो अगस्त में हार्वेस्ट कर लें, वो आगे के स्प्रे बच जाएंगे आपके। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने अभी इसको ठहराना है, अभी मार्केट ऊपर जाएगी लेट चौंसे की, तो फिर ज़ाहिर है उसको बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए फिर स्प्रे तो करने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी हमारी जो LD50 है ना, ये एक स्पेसिफिक डोज होती है, वो दूसरे ममालिक से बहुत कम है। अच्छा, दूसरे और कौन कौन से ममालिक में आम काश्त होता है? क्या हमारा कोई कंपटीशन है बाहर के ममालिक से कि हमारा आम ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हो, या बाहर के आम ज़्यादा अच्छे होते हैं? देखें, वो जिसको अल्लाह ताला ने खूबसूरती दी है उसका तो कोई मुकाबला नहीं है ना। अब हमारी खूबसूरती ये है कि जो हमारा चनाब का ये जो बेसन है, इसकी जो क्वालिटी है वो पूरी दुनिया में मैचलेस है। ऐसा मीठा और ज़ायकेदार आम पूरी दुनिया में नहीं है। आप ब्राज़ील का देख लें, मिस्र का देख लें। पिछले साल हमारे दोस्तों ने दुबई में थे, बताया है कि वहाँ पे मिस्र का आम आया हुआ था। वो कहते खाने के काबिल भी नहीं है, ऐसे फीका सा है, कोई जायका, चार डालो, अचार डाल लें या कोई और कर लें। लेकिन इसकी जो क्वालिटी है ना, ये कोई मेरे ख्याल में 17-18 में हमारी गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने बाहर आम भेजे थे, तो वो सारे कहाँ के थे? वो खानगढ़, रोहिल्ला वाली, मुजफ्फरगढ़, ये इसी एरिया के सारे थे। और उन्होंने फिर दोबारा रिक्वेस्ट करके मंगवाई है हमसे। अच्छा, मतलब पहली दफ़ा एक्सपोर्ट 17-18 में हुई यहाँ से? नहीं, एक्सपोर्ट तो पहले से हो रही है। हुकूमत ने वो जैसे सफारती ताल्लुकात होते हैं ना, हुकूमतों को तहाइफ भेजे। अच्छा। वो पूरा एक प्रोजेक्ट था, वो मियाँ शहबाज शरीफ उस वज़ीर आला थे, उन्होंने चलाया हुआ था। तो हुक्मरानों ने पसंद किए ये वाले आम? बिल्कुल, बल्कि तुर्की वालों ने तो यहाँ तक कहा कि वो जो आपके जो महरे आम के जो है ना, तो उन्हें हमें ज़रा भेज दें उधर, हम भी ऐसे आम काश्त करते हैं अपने मुल्क में। तो आप गए नहीं? नहीं, वो हमें नहीं कहा। वो हैं अब्दुल गफ़ार गरीवाल साहब, अब वो डायरेक्टर मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट थे, वो रिटायर हो गए, वो उन्हें कहा था। लेकिन बात गरीवाल साहब की नहीं है, बात है हमारे मुल्क की। बात अच्छा, यहाँ पे ये आपने जिस तरह बताया मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है कोई यहाँ पे मैंगोज की काश्त को देखने के लिए? जी, ये मुल्तान में जो है ना, पहले वो था मैंगो रिसर्च स्टेशन, वो शुजाबाद में था, वो काफ़ी पुराना था, वो भुट्टो दौर से था। फिर उसकी अपग्रेडेशन हुई है, तो इधर उन्होंने फिर ये अपना ओल्ड शुजाबाद रोड जो है, पुराना शुजाबाद रोड, CCRI के सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके सामने जो है ना मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है।
वहाँ पे बाकायदा साइंसदान बैठे हैं, हर शोबे के अलहदा हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हो रही है। बिल्कुल, खादों का अलहदा है, उसकी वैराइटीज़ का अलहदा है, कीड़ों का अलहदा है, अपना जो बीमारियां हैं उसके लिए अलहदा है। वो हर शोबे का वहाँ पे रिसर्च हो रही है। हाँ, नई वैरायटी उन्होंने बनाई हुई है, वो आलीशान है। ये हमारे जो मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंसदान हैं उन्होंने वो बनाई हुई है। जेनेटिक इंजीनियरिंग भी करते हैं उसमें। बिल्कुल ज़ाहिर है, वो ब्रीडिंग से ही फिर आगे सारी वो वैरायटियाँ निकल रही हैं ना। वैसे तो इसकी जो प्रोपेगेशन होती है वो ग्राफ्टिंग के ज़रिए होती है। हम उसका तजर्बा कैसा रहा आलीशान? आया है वो मार्केट में? नहीं, अभी मार्केट में मेरे ख्याल में नहीं आया, लेकिन वो आ जाएगा, जब बहुत जल्द आ जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, पहले जब ग्राफ्टिंग होएगी तो उसको 5-10 साल तो पौधा बनने में भी लगेंगे। जी, जी। नहीं, पौधा तो खैर 2-3 साल में भी बन जाता है। जल्द लेकिन देना कब शुरू करें? ये है कि वो हमारे जो साइंसदान हैं वो इस सिमत में लगे हुए हैं और इंशाल्लाह हाइब्रिड मैंगो भी बन रहा है। और इस पे भी वो ट्रायल कर रहे हैं कि ये जो आम मीठा होता है, शुगर वालों के लिए भी, जिनको शुगर है उनके लिए भी कोई ऐसी फीका किस्म तैयार की जाए तो वो मिस्र से मंगवा ले। वो भी इंजॉय कर लें। नहीं तो वो मिस्र से मंगवा ले, जिस तरह आप कह रहे थे। हाँ, लेकिन वो महंगा पड़ेगा ना। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करके। हमारे ज़मींदारों को भी और आम के काश्तकारों को भी वो पैगाम पहुंच गया जो हम बचपन में पीटीवी पे सुनते थे कि आम के काश्तकारों के नाम आम पैगाम। तो आपके कीमती वक्त का शुक्रिया और इतनी मालूमात देने का बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा और सुना फ़ारूक अहमद साहब को, जिन्होंने आम की जो काश्तकारी है या जो आम के फल आवरी है उसके हवाले से हर अहम मौजू को जो है उन्होंने डिस्कस किया है। कौन कौन से हमले होते हैं, कौन कौन सी सुनी और कीड़े यहाँ पर आते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, कौन कौन सा स्प्रे किया जा सकता है, मुजफ्फरगढ़ में कितने रकबे पर आम को जो है वो काश्त किया जा रहा है और इस आम की दुनिया में क्या अहमियत है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अपने पसंदीदा फल और फलों के बादशाह आम के बारे में इतनी सारी मालूमात जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।